नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के दर्शकों और पाठकों का स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही खास मेहमान के साथ यहाँ पर हूँ, यासिर इरशाद। ये पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वहाँ पर रहते हैं। ये वामपंथी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वामपंथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इनका पता मुझको ऐसे चला, मैं जब कोशिश कर रहा था कि मुझको आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसे मिले जिसको हिंदुस्तान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हिस्से में आने वाले कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर जो हिस्सा बनता था उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। मैं लोगों के समझने के आसानी के लिए आज इन दोनों को पाकिस्तानी कश्मीर और हिंदुस्तानी कश्मीर ऐसी सरल भाषा में कहूंगा, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि लोग समझें। तो यासिर इरशाद वहां पर पाकिस्तानी कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह का काम देखते हैं, वामपंथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जब हिंदुस्तानी कश्मीर में भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, 370 को खत्म किया, कश्मीर को 3 हिस्से में बांटा, उसके बाद यासिर ने वहां एक किताब लिखी जिसमें इसका जिक्र तो था ही, 2019 के भारत सरकार के इस फैसले का जिक्र था, लेकिन इसके अलावा सरहद के दोनों तरफ के कश्मीर के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी उन्होंने लिखा है। किताब उर्दू में है, मैं उसको पढ़ नहीं सकता था, लेकिन किताब के बारे में लिखा हुआ कुछ अंग्रेजी तर्जुमा मैंने पढ़ा है। उसको पढ़कर मेरी दिलचस्पी हुई कि मुझको यासिर से बात करना चाहिए। तो हमने ये तय किया कि आज हम ये बात रिकॉर्ड करेंगे, और मैं आपके सामने यासिर को पेश कर रहा हूं हमारे लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। और मैं सरहद के दोनों तरफ हूं, मैं किसी एक तरफ से ये सवाल नहीं कर रहा हूं। यासिर, आपका स्वागत है। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया। आदाब। यासिर, मुझको ये बतलाइए कि जो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, या जो पाकिस्तान के हिस्से में जो कश्मीर है, उसके हालात कैसे हैं अभी? पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है वहां पर? यहाँ पे आज़ाद कश्मीर की जो उमूमी पॉलिटिक्स होती है वो तो ज़्यादातर इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंस में ही होती है। जो पावर पॉलिटिक्स है, यानी जो लोग, जो पार्टीज हुकूमत में आती हैं, इलेक्शंस वगैरह लड़ती हैं, तो वो सारी इस्लामाबाद की या पाकिस्तान में जो पार्टीज होती हैं उनका एक्सटेंशन ही होता है। उससे हटके दूसरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है जिसमें नेशनलिस्ट और कुछ लेफ्ट के ग्रुप्स हैं, हम्म। उनकी पॉलिटिक्स है। वो भी काफी जवाल पजीर हो चुकी है। नेशनलिज्म के गिर्द जो सियासत करने वाली पार्टीज थी वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, उसकी वीकनेसेस की वजह से कोई सोल्यूशन कश्मीर इशू का नहीं पेश कर पाई। अच्छा। तो वो भी, वो उनके अंदर भी वो ज्यादा धड़ेबंदियां हैं और ग्रोही किस्म की जो पॉलिटिक्स है, लड़ाई है, वो ज्यादा हावी हो चुकी है। आप जब अपॉर्चुनिज्म भी काफी हद तक है। आप जब रेजिस्टेंस कहते हैं तो ये किससे रेजिस्टेंस है? किसका किससे रेजिस्टेंस? ये कश्मीरी यूथ में स्पेशली ये एक पूरे कश्मीर की आज़ादी का एक जो ख्वाब है वो मौजूद है कि कश्मीर इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, कुछ हिस्सा चाइना के पास जो है, उस सबको आज़ाद होना चाहिए और कश्मीर की एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम और इस नजरिए के गिर्द जो पॉलिटिक्स रही है वो उसी को हम रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कहते हैं। वो हुक्मरानों के खिलाफ भी मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कोई महंगाई है, कोई किसी अस्पताल स्कूल की तामीर का इशू है, कोई इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर भी जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टीज यही हैं। और जनरली भी कश्मीर की आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने वाली पार्टीज जो हैं।
ये आजाद कश्मीर में आप हैं और वहीं के यूथ की आप मोटे तौर पर बात कर रहे हैं, अभी जिनको देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान के हिस्से में कश्मीर जो है, वहाँ जो हालात हैं, वहाँ जो होता है, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 2019 में हुआ है, क्या इससे पाकिस्तान वाले हिस्से के कश्मीर के यूथ वाकिफ हैं इससे? क्या वो इसकी फिक्र करते हैं, जानते हैं इसको? जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी इंडिपेंडेंस की जो पॉलिटिक्स है वो करने वाली पार्टीज हैं, वो जी काफी ज्यादा अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में या इंडियन जो कंट्रोल पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है। जी तो इन्होंने 2019 में भी जब वहां पे स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का था खत्म किया गया था, उसके खिलाफ यहाँ पे काफी बड़े प्रोटेस्ट भी हुए थे। जी तकरीबन सारी नेशनलिस्ट पार्टीज ने मुत्तहिद होकर एक अलायंस बनाया था और उसके प्लेटफॉर्म से प्रोटेस्ट और रैलीज ऑर्गेनाइज करने की थी काफी बड़ी तादाद में, जिसमें काफी लोगों ने भी शिरकत की थी। हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट में लोग शामिल हुए थे। तो ये आजाद कश्मीर में, हिंदुस्तान के कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेरबदल हुआ, 370 जो खत्म हुआ, 370, जी तो इसको लेके इतनी वहां पे अवेयरनेस थी, लोग इतने चौकन्ने थे कि इसको लेकर वहां प्रोटेस्ट हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन हुए? जी जी। तो चूंकि आज़ाद कश्मीर में आप अगर एक जनरल कंपैरिजन करें तो कश्मीर के जितने भी हिस्से हैं, जैसे पाकिस्तान के कंट्रोल में एक और कश्मीर का हिस्सा है जिसको गलगित बल्तिस्तान कहते हैं, जी और इसी तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब गिलगित बल्तिस्तान और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर में रिलेटिव फ्रीडम है। मैं रिलेटिव वर्ड यूज कर रहा हूँ कि रिलेटिव उनके मुकाबले में यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, इवन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना एक रवायत है। यहाँ पे सारी नेशनलिस्ट पार्टीज जो हैं वो करती हैं, ओपन रैलीज निकाली जाती हैं, अपने जो नजरियात हैं उनका प्रचार किया जाता है। अब उस हवाले से आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ना सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। और अगर वहां पे कोई इस किस्म की कोई कानून नया बन रहा हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसके हवाले से उनको लगता हो कि इससे कश्मीर के स्टेटस में उस कोई तब्दीली आ रही है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इस हवाले से जो 2019 में हुआ था उसके खिलाफ काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए थे अच्छा, यहाँ पे। यासिर, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। अभी तक अपनी बातचीत जो शुरू हुई है इसमें आपने दो बार आजाद कश्मीर और पाकिस्तान इस तरह से कहा है, दो बार। तो क्या आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से अलग अपने को गिनते हैं? जी यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग मौजूद हैं। एक वो हैं जो ये समझते हैं और उनका कहना है, उनका मानना है कि 1947 में जो डिवीजन हुई थी उस वक्त हमने पाकिस्तान के साथ अलग करने एक्सेशन के लिए इस खित्ते को आज़ाद कराया था। और दूसरे वो हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसके एक हिस्से के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है। तो हमें इनके खिलाफ आज़ादी, इनसे आज़ादी लेने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और जो नेशनलिस्ट बेसिकली या प्रोग्रेसिव जो नेशनलिज्म है उससे जुड़े हुए लोग हैं ये। और उनका मानना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों कश्मीर के ऊपर काबिज हैं और कश्मीर को दोनों से आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो जब आप नेशनलिज्म कहते हैं तो ये पाकिस्तान का नेशनलिज्म नहीं है, ये आजाद कश्मीर का नेशनलिज्म है? जी इसमें आज़ाद कश्मीर का नेशनलिज्म नहीं बल्कि कश्मीरी नेशनलिज्म है।
जी। लेकिन इसमें एक एक थोड़ा सा इसकी एक वीकनेस है। उसकी वीकनेस ये है कि चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो रिलेटिव इनको फ्रीडम अवेलेबल रही है, और किसी हद तक जब तक पाकिस्तानी जो रूलिंग क्लास थी उसकी इस बात में इंटरेस्ट भी थी, और आलमी जो साम्राज्यी ताकतें थी वो भी सपोर्ट करती थी पाकिस्तानी रियासत को, जी। कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें किसी न किसी किस्म की इंटरवेंशन जो है वो करें। जी। तो वैसे भी इन जनरली अगर आप देखें तो पाकिस्तानी जो रियासत है, हुक्मरान तबका है, उनका स्टांस यही है कि हम कश्मीर की जो आके खुद इरादियत है उसकी मुकम्मल हमायत करते हैं। जी। अगरचे इसमें हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है, और लेकिन फिर भी उनका एक जो है ओपन स्टैंड बहरहाल ऐसा है। अब इस बुनियाद पे ये आज़ाद कश्मीर के जो सारे नेशनलिस्ट हैं उनमें ये तासुर और ये सोच पाई जाती है कि पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है, कि पहले हमें इंडिया से जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको आजाद कराना चाहिए पाकिस्तान से सपोर्ट लेते हुए। हाँ। तो इसी वीकनेस की वजह से जो नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनके गिर्द जो बनने वाली तहरीकें थी वो नाकामी से दो चार हुई हैं, वो कमजोर हुई इस वजह से। कमजोर हुई हैं। जब तक पाकिस्तानी रियासत की इंटरेस्ट थी वो उनको सपोर्ट करते रहे, जहाँ पे उनको लगता था यहाँ पे ये हमारे इंटरेस्ट से बाहर जा रहा है सारा कुछ, तो वो फिर उनकी सपोर्ट बंद कर देते। उनकी इंटरवेंशन पार्टीज में होती थी, पार्टीज में स्प्लिट करवाई जाती थी, और इस तरह की सारी खेल से वो सारा कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक चीज मुझको थोड़ा समझाइएगा, मेरी जानकारी कम है वहाँ के बारे में। जो आजाद कश्मीर जो है वो चूंकि अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, और हिंदुस्तानी कश्मीर के साथ मिलकर चीनी हिस्से में जो आया है वहां से मिलकर एक अलग कश्मीर बनाना चाहता है, तो क्या जी। पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस्लामाबाद में बैठी हुई, क्या वो इसके साथ कुछ भेदभाव करती है, कोई सौतेला बर्ताव करती है कि भाई तुम तो अलग होना चाहते हो, तुम्हारी फिक्र हम क्यों करें? वैसे भी पाकिस्तानी जो या हिंदुस्तान की रूलिंग क्लास है उसका आप देखें कि जो पसमानदा इलाके हैं, बैकवर्ड जो एरियाज हैं, वहाँ के लोगों के हुक्मरानों और रियासत के साथ बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं। जी। और इसी तरह कश्मीर भी, ये जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, ये भी एक बैकवर्ड एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर के ज्यादातर लोगों को जॉब्स के लिए वो इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, जी। पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में या यूरोप में। जी। तो इसकी वजह से ये जो सोच है, ये तासुर है, ये ज्यादा मजबूत होता जाता है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी रियासत आज़ाद हो जाए जी। तो हम निस्बतन जो है वो ज्यादा बेहतर हमें जिंदगी जी। मैसर आ सकती है। जी। और हुक्मरान तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के हुक्मरान, उनके कब्जे में जितने एरियाज आए हैं जी। या जिन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, उनको जी। कोई एक इक्वल जो डेवलपमेंट है वो वहां पे नहीं कर सके। जी। तो इस वजह से ये जो बैकवर्ड एरियाज हैं यहाँ पे हुक्मरानों के खिलाफ जो नफरत है वो पाई जाती है, और हुक्मरानों का भी रवैया और बर्ताव पसमानदा इलाकों के साथ वो तकरीबन वही वाला है जो इंडियन हुक्मरान तबके का है, या पाकिस्तानी है, जी। या किसी भी दूसरे आप सरमायादार मुल्क को ले लें। जी। मैं चूंकि आपसे बात होनी थी यासिर, इसलिए मैं कुछ आंकड़े निकाल कर देख रहा था, कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था कि जो आजाद जी जी। कश्मीर है और जो हिंदुस्तान वाला कश्मीर है, इन दोनों के जी बीच में फर्क कितना है ये देख रहा था मैं। तो जी। जी। मुझको एक कोई रिपोर्ट ऐसे ही, मैंने कोई पसंद से नहीं छांटी है, जो रिपोर्ट पहले मिल गई कि हम्म। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम कश्मीर के इलाके में $1200 पर ईयर है। आजाद कश्मीर में ये $525 पर ईयर है पर कैपिटा, शायद आधी है जी जी। हिंदुस्तान के कश्मीर जी के मुकाबले। इसी तरीके से हिंदुस्तान के
कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है, 12% है। आजाद कश्मीर में ये 18% है। गरीबी की रेखा यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, आजाद कश्मीर में 34% हैं, हिंदुस्तानी कश्मीर में 10% हैं। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं, कितने मेडिकल जी कॉलेज हैं, जी। कितनी यूनिवर्सिटीज है, ऐसे एक बड़ा फर्क मुझको दिख रहा है इकोनॉमिक स्टेटस में दोनों तरफ के उसमें। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे फर्क के रहते हुए भी हिंदुस्तानी कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों के साथ मिलके एक अलग कश्मीरी मुल्क बनाना चाहेंगे? देखिए, इकोनॉमिक जो डाटा है वो वेरी करेगा आपको। मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उनमें आपको यही डाटा, शायद इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बिल्कुल इसके उलट मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप एक जनरल सी जो पिक्चर है वो उसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो उसमें मेरे ख्याल में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रिलेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा डेवलपमेंट है। जी। इवन ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पे भी वायरल होती रहती हैं। वहाँ पे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उसकी पिक्चर्स, और उसके साथ कश्मीर की कोई जो मेन रोड है वो उसकी जो टूटी फूटी तस्वीरें हैं वो लगा के लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि जी। भाई हम जो है वो जो आज़ाद कश्मीर वाले हैं उनसे तो वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर वाले ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा। ये देखें वहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये इंडिविजुअल्स की इस तरह की जो ओपिनियंस हैं वो होती हैं। हम्म। एक्चुअली जो एक इंडिपेंडेंट कश्मीरी जो स्टेट बनाने का आइडिया है या वो जो नजरिया है हाँ। उसकी कुछ हिस्टोरिकल जो रीजंस हैं, आप उनको उनकी बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि अगर कश्मीर के लोगों को आपस में मिलने की इजाजत दी जाए हाँ। तो वो जब आपस में ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाए और आज़ाद कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का आज़ादी से मेल जोल हो तो फिर ये पॉसिबल है कि ये सारे लोग जो हैं ये आपस में मिल बैठ के किसी ऐसे आइडिया पे मुत्तफिक हो सकते हैं कि हमें बजाय इसके कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहना चाहिए बल्कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनानी चाहिए। जी। एक ये बतलाइए मुझको, आपने कहा कि चाइना के हिस्से में भी कश्मीर का कुछ हिस्सा आया हुआ है, वो कितना बड़ा है और कैसा है? क्या वहां से कोई कम्युनिकेशन है आप लोगों का? नहीं, कम्युनिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ये जो कुछ हिस्सा जो है ना वो 60s में गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो चाइना की बॉर्डर लगती है उसका कुछ हिस्सा है वो चाइना के को इन्होंने गिफ्ट कर दिया था, या जिस तरह की जो हिस्ट्री हमने सुनी है इसी तरह से ये लद्दाख के कुछ इलाके हैं जिनके ऊपर चाइना का कब्जा है। हाँ। अब ये बेसिकली जो नेशनलिस्ट हैं जिस पे अभी भी आप ये इंडिया और चाइना का भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लद्दाख के कुछ एरियाज पे, जी। आप उससे वाकिफ होंगे। जी। तो ये जो कश्मीरी स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट का आइडिया है ये बेसिकली जो 47 में पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे जो महाराजा की रियासत थी उसके जेरे कंट्रोल जितने एरियाज थे जी। उनको मिला के एक रियासत जो है वो दोबारा बनाने की बात की जाती है। जी। ये तो चाइना के कंट्रोल में जो इलाके हैं वो उनका कोई कम्युनिकेशन कश्मीर के किसी मेरे ख्याल में इधर हमारे वाले इलाके के साथ तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। वहां की सूरत हाल जाहिर है आप बेहतर जान बता सकते मैं हैं चूंकि मैं। हिंदुस्तान की एक दिक्कत ये है कि कश्मीर के बारे में लोग कम जानते हैं, सिवाय इसके कि टूरिस्ट सीजन में वहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है। श्रीनगर की डल लेक में शिकारे में घूमना अच्छा लगता है, वहाँ से सैफरन केसर खरीद के लाना अच्छा लगता है। तो हिंदुस्तान के लिए कश्मीर जो है वो मोटे तौर पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह है। और कश्मीर की बाकी चीजों से, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल अनरेस्ट, इससे ज्यादा लेना देना लोगों का नहीं रहता है। ऐसा ही हाल केवल कश्मीर के साथ नहीं है।
जो नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ भी यही हाल है, बाकी हिंदुस्तान का। नॉर्थ ईस्ट जी की स्टेट्स से ज्यादा वाकिफ नहीं रहते। वहाँ कोई बड़ी वारदात हो जाए तो भी वो छोटी खबर बनती है या नहीं बनती है। ये हिंदुस्तान शायद बहुत बड़ा मुल्क है, और अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनका कल्चर इतना अलग है कि ये अपने आप में एक यूरोप किस्म का है, जिसमें अलग अलग मुल्क बहुत सारे बसे हुए हैं। तो एक तरफ कश्मीर हो गया, दूसरे तरफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, इससे लोगों का वास्ता बाकी लोगों का कम पड़ता है। और मैं बाकी हिंदुस्तान की बात भी आपको बताऊं, चूंकि मैं आपसे इतनी बातें पूछ रहा हूं, तो बाकी हिंदुस्तान जी में जी हाल यह है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड एक बड़ा है। जी नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, और साउथ के जो स्टेट्स हैं ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं। ये केवल अंग्रेजी बोलते हो ऐसा नहीं, वहाँ साउथ की अपनी बड़ी रिच लैंग्वेज है। तो हम्म, इन दोनों की भी खबरें एक दूसरे के इलाकों में कम आती हैं, नहीं आती हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा। जो मेजर न्यूज़ है वो तो आ जाती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी खबरें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, ये कम आती हैं। और केवल टूरिज्म के हिसाब से लोग एक दूसरे की तरफ चले जाते हैं या कारोबार के लिए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा फासला है इन इलाकों में भी। तो बड़ा मुल्क होने की वजह से ये एक दिक्कत भीतर है। मुझको भी हिंदुस्तान वाले हिस्से में जो कश्मीर है उसके बारे में कम मालूम है। आपसे चूंकि बात होनी है तो मैंने आजाद कश्मीर के बारे में भी पढ़ा, लेकिन आपकी बात जी से जी। ही मुझको पता लगा कि चाइना के हिस्से में भी कश्मीर का कुछ हिस्सा उसके पास भी है। मुझको उतना याद नहीं था ये, ईमानदारी की बात ये है। छोटा सा हिस्सा है कोई, वो वैसे वो बहुत ज्यादा जी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि जो कश्मीरी स्टेट बनाने की बात करते हैं तो फिर वो उन्होंने सारा हिसाब किताब रखा हुआ है। जी। यासिर, एक बात मुझको बतलाइए कि कल आपसे जब फोन पे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि आजाद कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके नाम में जम्मू कश्मीर ऐसा जुड़ा हुआ है। ये क्या मामला है? ये यहाँ की खासकर जितनी भी नेशनलिस्ट और लेफ्ट की, जिनको हम स्टालिनिस्ट लेफ्ट कहते हैं, उस आइडियोलॉजी पे बनने वाली पार्टीज हैं, उन सब की बुनियाद इसी नजरिए पे है कि पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत की आज़ादी हमारा हतमी मकसद है। और इसीलिए जब ये कोई इस तरह की कोई नई पार्टी बनाने की तरफ जाते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर पूरा रखते हैं नाम। अच्छा, कुछ नाम सुनाइए ताकि, तो ऐसे, सॉरी, कुछ ऐसे नाम बतलाइए तो। जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, अच्छा जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। अच्छा। और तो ये तमाम अपने नाम में जम्मू भी रखते हैं, क्योंकि वो जम्मू, हिंदुस्तानी कश्मीर, पाकिस्तान के हिस्से का कश्मीर, लद्दाख, इन सबको मिला के एक चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। जो आप लोग सोचते हैं उसमें लद्दाख भी शामिल है नक्शे में, हाँ, लद्दाख भी शामिल है। क्योंकि वो रियासत के वक्त में था, राजा की जी रियासत बिल्कुल में था। था इसलिए। हाँ, कुछ ग्रुप्स इवन कोई एक्साई चीन एक एरिया है, हाँ। और उसके साथ तिब्बत का कुछ एरिया है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। अच्छा, तो वहाँ जितने ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे बतला रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच आपस में डिफरेंसेस भी हैं इन मुद्दों को लेकर, कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर भी आते हैं? कश्मीर की जो रियासत है उसके हवाले से डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा सब इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि पूरी जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, जो महाराजा की रियासत थी, वो पूरी की पूरी आज़ाद होके एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बनना चाहिए। हम्म। इनमें डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं, दीगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं कि हमने किस नज़रिए की बुनियाद पे स्ट्रगल करनी है, कैसे करनी है। जी
जो तरीकाकार है, हिकमत अमली है, टैक्टिक्स वगैरह पे, जी। इन पे डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल दीगर डिफरेंसेस हैं, लेकिन सारे इस बात पे मुत्तफिक जरूर हैं कि पूरा कश्मीर आज़ाद होना चाहिए और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले आपने बतलाया कि आजाद कश्मीर के इलाके में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है। कल भी मेरी जी आपकी फोन पर जब बात हो रही थी तो आपने बतलाया कि यहाँ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं जी हिंदुस्तान जी। के हिस्से वाले कश्मीर को देखता हूँ तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा जाता है। उसकी वजह से वहां पर एक इकोनॉमी फ्लोरिश करते दिखती है थोड़ी। आजाद कश्मीर के मुकाबले बेहतर हालत दिखती है, जैसा आपको भी दिखती है या लोग दिखाते हैं। हम्म। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि खुद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसकी हालत बहुत बहुत खराब है। अभी मैं आदम से भी बात कर रहा था, एक इंटरव्यू उनसे किया था मैंने, उससे भी मुझको पता लगा कि बहुत खराब इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की। जी जी। तो ऐसी हालत में अगर हिंदुस्तान के हिस्से का कश्मीर और आजाद कश्मीर और जम्मू ये सब मिलकर अगर एक नया मुल्क बनते हैं तो जाहिर है कि नए मुल्क को ना तो इस्लामाबाद से कोई मदद मिलेगी ना दिल्ली से कोई मदद मिलेगी। तो ऐसे किसी एक नक्शे की हम बात करें, सोच में ही है आज तो ये, उसकी इकोनॉमी क्या होगी इस देश की। इसमें अगर आप मेरा जो पर्सनली मेरी ओपिनियन है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन जनरली चूंकि हमारी डिस्कशन में सारे वो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, तो मैं उनके हवाले से थोड़ा सा जी। आपको बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे उनके पास कोई साउंड आइडियोलॉजी नहीं है, और वो इस सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसमें वो सिर्फ, आपको अगर यही सवाल किसी नेशनलिस्ट लीडर से करेंगे तो वो कहेगा जी कश्मीर में बहुत वसाइल हैं, हमारे पास पानी के बहुत बड़े जखायर हैं, दीगर मादनियात हैं। यानी वो बहुत ही एक जो सतही सुपरफिशियल किस्म की एक ओपिनियन है वो रखते हैं। कोई बिल्कुल। एक जो थारो डिबेट है प्रोग्राम के ऊपर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, हम्म। क्योंकि जदीद जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद भी हैं तो उनको निकालने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको मार्केट में सेल करने के लिए आपको बिल्कुल। इंडस्ट्री चाहिए, मशीनें चाहिए, जो आपको फिर मुल्क से लेनी पड़ेंगी। जी। तो इस हवाले से ये बेसिकली हमारा, जो हम लेफ्ट के लोग हैं, हमारा बाकी सारे नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बेसिक डिफरेंस इसी पे है। अच्छा। हम ये समझते हैं कि कश्मीर को अगर इंडिया में और पाकिस्तान में जो कैपिटलिज्म मौजूद है, और जिस तरह से कैपिटलिज्म के बारे में हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पे उसके अंदर एक जवाल है, और पाकिस्तान की तो मैशियत ही दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है। जी। तो इस किस्म की कंडीशंस में अगर कश्मीर की कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बन भी जाए तो वो कोई वायबल स्टेट नहीं है। बिल्कुल। उस उसको इकोनॉमिकली फिर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और फिर जो बाकी जो बड़ी साम्राज्य ताकतें हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको सारी जो टेक्निक है, इंडस्ट्री है, और जो इन्वेस्टमेंट है, वसाइल हैं, उनके लिए फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमरीकी साम्राज्य नहीं तो चाइनीज साम्राज्य के पास जाना पड़ेगा। और इंडिया खुद एक इमर्जिंग पावर है इस खिते में, जी। तो आप उसके जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उससे बच नहीं सकते। और ये लैंडलॉक्ड भी रहेगा, तो इस हवाले से हाँ, इसका समंदर नहीं रहेगा, हाँ कोई लैंडलॉक्ड डेफिनेट, रहेगा। बिल्कुल लैंडलॉक्ड एरिया है ये। और क्या, अगर मतलब फर्ज करें कि पाकिस्तान और इंडिया की फौजें कश्मीर से बाहर निकल भी जाती हैं तो वहां पे बैठे हुक्मरानों के जो साम्राज्य अजाइम है वो तो खत्म नहीं हो जाते। खत्म नहीं होता। वो तो पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे कश्मीर बिल्कुल। के वसाइल की लूटमार के हवाले से, और कश्मीर में जो बनने वाली हुकूमत होगी उसको अपने बिल्कुल। इन्फ्लुएंस में लाने के लिए
वो पहले से ज्यादा जो है वो शदीद एक लड़ाई शुरू हो जी, जाएगी। डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि सरहद के दोनों तीनों तरफ का कश्मीर अगर एक होता है तो किस तरह वो एक वाइबल स्टेट शायद न बन पाए, और वो फिर दोनों मुल्कों के कैपिटल्स के ऊपर डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। वहां से उसके ऊपर हुकूमत एक किस्म से चलेगी। मुझको एक दूसरी चीज और लग रही है जो आपने कहा था कि ये चाइना से भी इसकी सरहद लगती है, इस कश्मीर के पूरे हिस्से की। तो चाइना जो है जी ये चाइना तो दूर दूर तक जाकर दखल दे रहा है। तो जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हिस्से के कश्मीर को एक कर लें और चाइना उससे जुड़ा रहे, वो बैठा रहे। तो हो सकता है उसकी भी दखल बहुत बड़ी हो वहां पर। वो म्यांमार में, श्रीलंका में कई जगहों पर दखल दे ही रहा है वो। जी जी, ये तो देखें, इसमें बुनियादी इशू यही है कि जो कश्मीर इशू है वो, उसको आप सरमायादारी निजाम से अलग करके नहीं देख सकते। जी जो सब कॉन्टिनेंट का या एशिया सब कॉन्टिनेंट तक ही हम रहते हैं, कि सब कॉन्टिनेंट का जो कैपिटलिज्म था बुनियादी तौर पे ये उसका फेलियर है कि कश्मीर इशू पिछले पौनी सदी से वो हल नहीं हो पाया। जी और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कश्मीर का एक नेशनल क्वेश्चन है, बल्कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत सारे और खित्ते ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे कम या ज्यादा नेशनल इंडिपेंडेंस की जो सोच है या अलग की एक सोच है वो पाई जाती है। और ये इन सारे खित्तों में बुनियादी तौर पे जो सरमायादारी निजाम की एक तारीखी नायली है जी और कमजोरी है, उसकी वजह से ये हमें महरूमियां नजर आती हैं। और उन महरूमियों का इजाला करने के लिए इन खितों के लोग जो हैं वो इस सोच की तरफ जो है वो ज्यादा रागिब होते हैं कि जैसे दिल्ली जो है वो दिल्ली के खिलाफ मुख्तलिफ इंडिया के इलाकों में ये सोच पाई जाती होगी कि सारे वसाइल और सारा कंट्रोल दिल्ली के पास है और हम पसमानदा है। जी इसी तरह से पाकिस्तान में इस्लामाबाद और पंजाब के हवाले से यही वाली सोच पाई जाती है। हाँ और इस हवाले से हम ये समझते हैं कि नेशनल क्वेश्चन को सरमायादारी निजाम के अंदर रहते हुए आज के दौर में, खासकर आज के अहद में, जी आप उसको हल नहीं कर सकते। हम्म और नेशनल क्वेश्चन को हल करने की या नेशनल इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल है, कश्मीर की है या फलस्तीन की है या किसी भी दूसरे खित्ते की है, वो जुड़ी हुई है उन खित्तों में सरमायादारी के खात्मे के साथ। हाँ अब इसीलिए हम समझते हैं कि कश्मीर का जो कश्मीरी अवाम की, कश्मीरी मैसेज की जो स्ट्रगल है आजादी की, जी वो इंडिया और पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है उसकी सरमायादाराना जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे आजादी की जो स्ट्रगल है उसके साथ लिंक्ड है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर का इलाका अगर एक मुल्क बनता है दोनों तीनों तरफ का मिलाकर, तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। तो किस तरह जी का मुल्क होगा ये? लैंडलॉक्ड होगा, कोई समंदर नहीं है उसका, हर चीज के लिए आने जाने के लिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या लगता है आपको, ये एक इमोशनल इशू, पॉलिटिकल इशू ज्यादा है और इसकी किसी तरह की वाइबिलिटी नहीं है, किसी तरह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इसको अगर आप जो विद इन कैपिटलिज्म जिस किस्म के आपको एक इकोनॉमिकली एक वायबल स्टेट को जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो दरकार होते हैं, उनके हवाले से देखेंगे तो आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे हाँ कि समुंदर नहीं है और लैंड लॉक्ड है और इसी तरह के बहुत सारे मसाइल। लेकिन आप अगर दुनिया में देखें, बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो जिनके समुद्री रास्ते मौजूद नहीं है, उनके पास कोई साहिल नहीं है, हाँ लेकिन फिर भी वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट
स्टेट्स के तौर पे वायबल भी हैं, काफी तरक्की याफ्ता भी हैं। हाँ और हमारे जो कश्मीरी नेशनलिस्ट हैं उनमें काफी हद तक जो है वो स्विट्जरलैंड की एग्जांपल कोट की जाती है कि जी देखें जी, स्विट्जरलैंड कश्मीर से बहुत छोटा है लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस स्टेट है। हाँ तो हम अगर आजाद हो जाएंगे तो हम भी इसी तरह से एक आजाद खुशहाल ममलिकत रियासत बन सकते हैं। लेकिन उसमें बुनियादी जो गलती है जो वो ये है कि जिस पीरियड में कैपिटलिज्म के अंदर तरक्की की गुंजाइश थी, जी जब यूरोप में सरमायादारी जागीरदारी का खात्मा करते हुए नई जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स बन रही थी, तो उस वक्त जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और वर्ल्ड मार्केट और इस तरह की जो मौजूदा सिचुएशन है ये नहीं थी। जी उस वक्त इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में भी एक कंपटीशन था, मुख्तलिफ स्टेट्स ने अपनी अपनी इंडस्ट्री डेवलप की। जी लेकिन जो बाद का पीरियड है जिसको लेनिन ने जो इंपीरियल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहा था, या इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, उसको जैसे लेनिन ने डिफाइन किया था कि उस वक्त तक साम्राज्य ताकतें और एक आलमी मंडी जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर गलबा हासिल कर चुकी थी, साम्राज्य ताकतें। जी अब उस पीरियड में आप देखें कि इवन पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आज से 75 साल पहले उन्होंने आजादी हासिल की थी। हाँ लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन भी कोई यूरोप के किसी मुल्क के मुकाबले में कोई बहुत बेहतर नहीं है, बल्कि वो आज भी उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा पसमानदा हैं और डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से हम्म, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके ऊपर। हाँ इंडिया की सिचुएशन रिलेटिवली बेहतर है, इंडिया और पाकिस्तान को हम एक उस लेवल पे नहीं रख सकते, लेकिन वो जो बेहतरी है वो भी रिलेटिव ही है, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है। जी तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि आज जब हम देख रहे हैं कि सरमायादारी निजाम आलमी सतह पे अपने उन बड़े मराकज में जहां से उसका जन्म हुआ था, जो उसकी जन्म भूमि है, वहां पे वो जवाल पजीर है। जी वहां पे मेहनत कशों को, आम लोगों को जो मराहत हासिल थी, अब उन पे कट्स लगाए जा रहे हैं। हाँ और सारे आलमी जो इदारे हैं, आप उनके जो इनके बड़े अखबारात जरायद हैं, वो सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सरमायादारी एक लंबे अरसे तक जो है वो इस जवाल से नहीं निकल सकती। हाँ तो इस पीरियड में एक नई इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना वाकयातन एक यूटोपिया है हाँ विद इन कैपिटलिज्म। हाँ ये एक और इस हवाले से हम ये एक बड़ा मजे का, बड़ा खुशनुमा ख्वाब जैसा है, जी जी जो पॉलिटिकली लोगों को, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, बड़ा अच्छा ख्वाब लग सकता है कि कश्मीर एक मुल्क हो। लेकिन ये मुल्क जो है, जब दोनों देश जिनके पास आज है, या तीनों देश, जब इन तीनों तरफ से निग्लेक्टेड होगा ये मुल्क, और तीनों तरफ के प्रेशर में रहेगा, तो इसके होश फाख्ता होंगे, ऐसा मुझको लगता है। आप ये मत मानिएगा कि मैं आपकी किसी सोच के खिलाफ हूं, मैं केवल अपनी सोच बतला रहा हूं। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि जब इतनी बड़ी बड़ी तीन ताकतें इर्द गिर्द रहेंगी, तो ऐसे कश्मीर का होगा क्या? ये किस तरफ जाएगा, किस खींचतान में फंस जाएगा ये? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कैपिटलिस्ट बेसिस पे कश्मीर भी फ्यूचर में एक कैपिटलिस्ट स्टेट के तौर पे आजादी हासिल करता है, तो वो एक वायबल स्टेट नहीं हो सकती और वो उसको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, साम्राज्य रियासतें हैं। कश्मीर के लिए तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ही साम्राज्य रियासतें हैं। हाँ फिर दोबारा से उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हम्म लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि अगर कश्मीर के अंदर से जो अवाम की स्ट्रगल है उसको सोशलिस्ट बेसिस के ऊपर, सोशलिज्म के नजरियात के ऊपर उसको इस्तवार किया जाए, हम्म और इस खित्ते से ना सिर्फ साम्राज्य गुलामी का खात्मा किया जाए बल्कि सरमायादारी निजाम को भी उखाड़ फेंका जाए, हम्म तो वो स्ट्रगल जो है, वो जो आजादी है, वो फिर यूटोपिया नहीं रहेगी, बल्कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान के आम गरीब आवाम के लिए
एक रोशनी का मीनार साबित हो सकती है। आप ये उखाड़ के फेंकने कि की बात, आप ये उखाड़ के फेंकने की बात कहाँ के लिए कह रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान से कैपिटलिस्ट सिस्टम को सर, उखाड़ के फेंका जाए तो कश्मीर जो है उसका फ्यूचर हो सकता है। जी जी, कश्मीर के अंदर से भी, इवन कश्मीर के किसी एक हिस्से से कोई बड़ी मूवमेंट उभरती है और वो वहां पे सरमायादारी निजाम के खात्मे की तरफ बढ़ती है, तो उसके नारे, उसका प्रोग्राम ऐसा होगा जो उसको इंडिया और पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास की जो स्ट्रगल है उसके साथ जोड़ देगा। नहीं, आपकी देखें, इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है करीब करीब इसी से मिलता जुलता पाकिस्तान में भी हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे काफी पहले से प्राइवेटाइजेशन जो है वो की जा रही है, और अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो इदारे बचे हुए हैं उनको प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स को सेल किया जाए। हम्म। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में जो मूवमेंट्स, इस सारे इस्तेसाल और ये जो जबर है रियासत का, और ये जो अम, बढ़ती हुई जो इस निजाम की जो जारियत है उसके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। पाकिस्तान के मेहनत कश भी करेंगे, इंडिया के मेहनत कश भी करेंगे, कश्मीर के अंदर इवन इंडियन कश्मीर में जो 2019 में जितना जबर मुसल्लत किया गया था, उसके बाद बाज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अमन हो गया है और वहां पे जितनी भी रेजिस्टेंस की मूवमेंट थी वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही आर्जी फिनोमेना है। लोग जो है वो दोबारा से लड़ेंगे, गो के उनका प्रोग्राम, उनका नजरिया, उनका लड़ने का तरीका शायद पुराना नहीं होगा, लेकिन वो लड़ेंगे जरूर, नए तरीके से लड़ेंगे। लेकिन आप ये देखें कि फ्यूचर में लड़ाइयां जो बनेंगी वो उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ ये यासिर जो, आपसे। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ जी जी आपसे। आपने 2019 में जो 370 370 खत्म हुआ कश्मीर से, उसके बारे में जी आपने कहा कि ऐसा लगता था कि वहाँ हंगामा होगा या कुछ होगा, नहीं हुआ। ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे हो ये। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ, वहाँ फौज तो हमेशा से थी हिंदुस्तान वाले कश्मीर में, हमेशा से थी, और बड़ी गिनती में जी थी जी फौज। 370 के बाद में जी एक किसी को मारा नहीं गया, शायद एक गोली नहीं चली, अगर एक हाथ चली होगी तो मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ। तो अमन चैन खत्म नहीं हुआ वहां पर 370 के बाद। आपको वहां आजाद कश्मीर में बैठे क्या लगता था कि ये 370 खत्म होने के बाद हिंदुस्तानी कश्मीर में क्या होगा? क्या ऐसा लोगों को अंदाज था वहां? कि कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो इसलिए नहीं थी कि 370 खत्म करने से कुछ दिन पहले जो मिलिट्री बिल्डअप एक स्टार्ट हुआ था, पहले भी मिलिट्री मौजूद थी लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद में मिलिट्री जो है वो वहां पे डिप्लॉय की गई थी। जी। और फिर उसके साथ जो है वो आप ये देखें कि अगले 2-3 साल तक वहां पे 2-1 साल तक इंटरनेट जो है वो नहीं, इंटरनेट की फैसिलिटी जो थी वो लोगों को मैसर नहीं थी। बहुत ज्यादा हाँ। लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया था। इवन बड़े बड़े हिंद नवाज जो लीडर्स थे उनको भी वो घरों में हाउस अरेस्ट या जेलों में डाल दिया गया था। इस तरह से जो आर्मी का मौजूद होना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और आर्मी के जरिए किसी एक फैसले को मुसल्लत करके और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस को ना होने देना बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। जी। इंडिया ने ये किया, और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इंडिया इसमें सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे जैसे मार्क्स ने भी कहा था कि एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल खत्म नहीं हो सकती, हम्म। वो पीछे जा सकती है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। सतह के ऊपर आपको शायद इस तरह से लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, लोगों ने लड़ने और जदोजहद करने के बारे में सोचना छोड़ दिया है, लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में लोग जो है वो उस खामोशी के अंदर कोई ना कोई एक मुतबादल रास्ता तलाश कर रहे होते हैं।
यासिर, एक चीज मुझको और जल्द। बताइए, एक एक चीज मुझको बतलाइए। आपने क्लास स्ट्रगल का कहा कि मार्क्स ने कहा था कि क्लास स्ट्रगल खत्म नहीं होता। जो आजाद कश्मीर और हिंदुस्तानी कश्मीर, इनकी अपने अपने कैपिटल से, नेशनल कैपिटल के साथ जो भी डिफरेंसेस थे, क्या आपको लगता है कि इसको क्लास स्ट्रगल कहा जा सकता है? देखिए, क्लास स्ट्रगल की बहुत एक जो है वो एक महदूद जो डेफिनेशन है, आप उसमें रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्लास स्ट्रगल नहीं है। हाँ। लेकिन क्लास स्ट्रगल का जो एक ब्रॉडर सेंस में अगर आप उसको देखेंगे, तो ब्रॉडर सेंस में कश्मीर के अंदर, इवन आजाद कश्मीर जो है वो बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, 5,000 मुरब्बा मील का एक एरिया है, 40 1 लाख इसकी आबादी है। जी। इसके अंदर भी गरीब और अमीर की एक तफरीक मौजूद है। हाँ। इसके अंदर भी हाकिम और महकूम की एक तफरीक मौजूद है। हम्म। इसके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जो सरकारी वसाइल हैं उनके ऊपर अय्याशी करते हैं, और गरीब लोगों को जो है वो अपने रोजगार के लिए अरब के सहराओं में जाना पड़ता है। हाँ। और यही सूरत हाल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि आजाद कश्मीर है या उस तरफ वाला कश्मीर है, इनके ऊपर फिर एक पाकिस्तानी रियासत या हिंदुस्तानी रियासत का एक जबर भी मौजूद है। हाँ। तो यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा ये जो है ये आपस में गडमड हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, कि जिसमें बाज़ाहिर ये लगता है कि कोई क्लास स्ट्रगल या क्लास क्लास स्ट्रगल नहीं डिफरेंसेस है। मौजूद नहीं है। हम्म। क्लास डिफरेंसेस मौजूद हैं। हम्म। हाँ, वो उस तरह से उतने शार्प नहीं है जिस तरह से किसी इंडस्ट्रियल जो मुल्क है हाँ। उसमें एक क्लियर वाजे जो है वो डिफरेंसेस एक, होते हैं, हाँ, क्लास स्ट्रगल एक मौजूद होती है, इस एक तरह की नहीं है। वर्किंग क्लास और रूलर क्लास के बीच जो स्ट्रगल रहता है, या वर्किंग क्लास और मालिक के बीच जो स्ट्रगल रहता है, उस शक्ल में नहीं जी है। जी। जी जी। लेकिन फिर भी आप ये देखें, यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा मुलाजमीन है, इधर हमारे यहाँ भी सर्विसेज सेक्टर के मुलाजमीन है। वो अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए, अपनी दीगर जो छोटी मोटी उनकी मराहत होती हैं उनके लिए स्ट्राइक्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आम जनरल मैसेज आजकल भी इधर आजाद कश्मीर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम की एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही है। जी। बिजली की लोड शेडिंग या बिजली के ऊपर टैक्सेस के हवाले से भी वक्तन फवक्तन यहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हम्म। और फ्यूचर में देखें, ये सारी जो स्ट्रगल्स हैं जो आज हमें छोटे पैमाने पे नजर आ रही हैं, इसको अगर आप जोड़ के देखें कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या आने वाले अरसे में पाकिस्तान या हिंदुस्तान का के अंदर जो सरमायादारी निजाम है वो यहाँ पे बसने वाले आम आवाम, मेहनत कशों और गरीबों को के तमाम मसाइल को हल करेगा या उनमें इजाफा करेगा। अगर उन मसाइल को हल कर दिया जाता है तो हाँ। मेरे ख्याल में क्लास स्ट्रगल जो है वो पीछे जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ। लेकिन अगर साम्राज्य साम्राज्य कंपनियों को आप कह रहे हैं कि साम्राज्य कंपनियों को वहां की इंडस्ट्री और वहां के जो सर्विसेज सेक्टर है, बैंक्स है, दीगर इदारे हैं, उनको बेचा जा रहा है, हम्म। तो वो जो साम्राज्य कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं हम्म। वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के मेहनत कशों का खून निचोड़ने की कोशिश करेंगी। हम्म। वो लिबरलाइजेशन की बात करेंगी, वो ट्रेड यूनियन राइट्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी की बात करेंगी, वो परमानेंट जॉब्स के खात्मे की तरफ जाएंगी। तो डेफिनेटली इसके खिलाफ वर्किंग क्लास जो है वो रेजिस्ट करेगी। जैसे आपकी जो किसानों की तहरीक थी चंद साल पहले इंडिया में, वो एक जो जराई जो कवानीन, 4 कवानीन थे, उनके खिलाफ 1 साल तक इंडिया के किसान लड़ते रहे। हाँ। लेकिन इसमें देखें, बुनियादी जो एक और इशू है जिस पे अभी तक हम बात नहीं कर पाए, वो हम ये समझते हैं कि जो यहाँ पे इस्लाम पसंद पार्टियां थी, सेकुलरिज्म की हाँ हमी पार्टियां थी, या जो साबका स्टालिनिस्ट लेफ्ट था इंडिया के अंदर, जी। बेसिकली उसका फेलियर है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इंडिया में स्टालिनिस्ट लेफ्ट इतना स्ट्रांग है कि सारे ग्रुप्स अगर वो मुत्तहिद हो के
वो किसी इनकलाब की स्ट्रगल करे तो मेरे ख्याल में उनका रास्ता रोकने वाली कोई ताकत इंडिया में मौजूद नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस की बी टीम के तौर पे सेकुलरिज्म के दफा की स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम और एजेंडे में ही इनकलाब नहीं है। हाँ। जहां तक हमारी मालूमात है कि वो प्रैक्टिकली इनकलाब के लिए कोई स्ट्रगल, कोई स्टेप, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई मेथड कुछ भी नहीं दे रहे। वो बस सेकुलरिज्म का दफा कर रहे हैं। जितना आपको लग रहा है कि वाइबल नहीं है, मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपकी हसरत है, जरूर उसको कीजिए। मैं केवल समझना चाह रहा हूं कि अगर ये एक वाइबल यूनिट नहीं लगती है, वाइबल स्टेट या मुल्क नहीं दिखता है, तो क्या ये वहाँ अवाम को, क्या वहाँ के आम लोगों को बरगलाना नहीं हो जाएगा कि उनको एक एंडलेस ड्रीम में जिंदा रखा जाए कि आजाद कश्मीर, कश्मीर बनेगा, हिंदुस्तानी कश्मीर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर एक मुल्क बनेगा। जो आपको खुद समझ आ रहा है कि ये बड़े बड़े मुल्क जो आसपास के हैं, यहाँ के कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म किए बिना कोई वाइबिलिटी नहीं है आपके सपने की। तो क्या ऐसा सपना आम लोगों को बेचना जायज है ये? देखें, उसमें बुनियादी बात यह है कि आजादी क्या ख्वाब देखना मेरे ख्याल में हर बाशऊर इंसान के लिए जरूरी है। और उसके बाशऊर होने की पहचान है कि वो जिन कंडीशंस में रहता है वो उनसे, उनके खात्मे, उनसे निजात का ख्वाब देखे। जी। इसी तरह से कश्मीर के जो लोग हैं, आम आवाम हैं, उनका ये बुनियादी हक है कि वो आजादी का ख्वाब देखे। हाँ। हाँ, कश्मीर के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनका फरीजा बनता है, हाँ। उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को एक्सप्लेन करें कि जिस आजादी का लोग ख्वाब देख रहे हैं वो आजादी कैसे हासिल की जा सकती हम्म। है और आजादी के हकीकी मानी क्या हैं जो हम कर रहे हैं। हम्म। हम लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, खासकर आजाद कश्मीर यानी कश्मीर के वो हिस्से जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। हाँ। हम लोगों को ये प्रचार करते हैं इन नजरियात का कि जब तक पाकिस्तान में सरमायादाराना रियासत मौजूद है हम्म। तब तक कश्मीर की आजादी मुमकिन नहीं है। हाँ। हमारी आजादी की जदोजहद पाकिस्तान के आम गरीब मेहनतकश अवाम, मेहनतकश तबके की इस सरमायादाराना निजाम के खात्मे की जो जदोजहद है उसके साथ जुड़ी हुई। हाँ। आप जो आप लिहाजा जो हमें, आप जो जब बोल रहे हैं, वो जब बहुत बड़ा जब है, वो इतना बड़ा जब है वो, जब तक नहीं इतना पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि बजाय ऐसा ही लग रहा है आपको भी और बाकी सारे लोगों को भी ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान में सरमायादारी निजाम का खात्मा हाँ। कोई आने वाले नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि पिछले साल जब जनवरी फरवरी में शायद श्रीलंका में एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी, हाँ। उससे एक हफ्ता पहले कोई बंदा बता सकता था कि श्रीलंका में एक हफ्ते बाद ये होने वाला है? नहीं। नहीं। कोई भी नहीं बता सकता था, ना किसी ने बताया। लेकिन वहां पे हुआ, वहां पे लोगों ने, श्रीलंका के आम आवाम ने इन्हीं बुनियादी मसाइल, गुर्बत के मसाइल थे, हाँ। महंगाई के मसाइल थे, चीजों हाँ। की शार्टेज थी, हाँ। उससे तंग आए और उन्होंने 6 दिन तक पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करके रखा। हाँ। अब वहां पे श्रीलंका में सिर्फ एक चीज की कमी थी कि कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती जो सारी ट्रेड यूनियंस, वर्किंग क्लास की कमेटीज को ऑर्गेनाइज करके ऐलान करती कि भाई आज से ये नई हुकूमत है और हमारी ये पॉलिसीज होंगी, तो कोई उनको रोकने वाला नहीं था। हाँ। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हाँ। पाकिस्तान भी दिवालियापन की तरफ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के आम गरीब लोग जो है वो एक हद तक, उनकी बर्दाश्त की एक हद है कि वो महंगाई, जबर, बेरोजगारी,
शार्टेज और इस तरह की चीजें बर्दाश्त करेंगे, एक वक्त में वो बगावत करेंगे। हाँ, आटे के लिए और मौतें ये सिर्फ पाकिस्तान होती के लोग नहीं करेंगे, ये इंडिया, हिंदुस्तान के लोग भी करेंगे। हैं। हाँ, हमारे पास मार्क्सिज्म के पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है, या हाँ मार्क्सिज्म कोई ऐसी साइंस नहीं है कि हम हाँ एग्जैक्टली हाँ टाइम जो है वो डेट और टाइम बता दें कि हाँ 26 जनवरी 2024 को 7:25 पे फला मुल्क में इनकलाब होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ। जनरली सिचुएशन, सुनील साहब, आप अगर देखें तो पूरी दुनिया की सिचुएशन एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ती जा रही है। हम्म और मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ, हम इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं और हमें करना चाहिए कि एक ऐसे वक्त में कि हम्म जब पूरी दुनिया में नई इनकलाबी तहरीकें उभर रही हैं, एग्जैक्टली उसी वक्त सारा लेफ्ट, सारे जो लिबरल्स हैं, वो इनकलाब को कंप्लीटली रूल आउट करार दे रहे हैं। हम्म वो कह रहे हैं इनकलाब हो ही नहीं सकता, सोशलिज्म खत्म हो गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया है, हम्म आप कौन से इनकलाब की बात करते हैं। हम्म लेकिन दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिवली हर मुल्क के हालात, आप कितने मुल्क के इनकलाबात में आपको गिनवा सकता हूँ पिछले हाँ 1-2 सालों में, जहां पे बगावतें हुई हैं और उन्होंने हुकूमतों के तख्ते उलट दिए। हाँ। लेकिन तो यासिर, अवाम के हवाले से यही इनकलाब होता है, और इससे आगे वाला काम एक इनकलाबी तंजीम और पार्टी का होता है, जो उनको ऑर्गेनाइज करके नई हुकूमत तश्कील देती है और ऐलान करती है आज के बाद ये होगा। जमीनी हालात जो हैं लेफ्ट के लिए कोई गुंजाइश शायद पैदा करते हों, लेकिन हकीकत ये है कि जो फंडामेंटलिज्म जो है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है, ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोगों को अपील कर रहा है। जो अमेरिका जैसे जो एक लिबरल और पढ़ी लिखी जो सोसाइटी जो थी वहां पे, वहां आप देखें तो फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ट्रम्प एक बार फिर लौटने का सपना देख रहा है और लोग उसको हकीकत बनाने पे आमादा हैं। आजाद कश्मीर और हिंदुस्तान वाला कश्मीर, इसको जब मिला के देखते हैं तो ये आपको भी लग रहा है, मुझको भी लग रहा है कि ये तीन बड़े कैपिटल्स के बीच में फंसा हुआ एक ऐसा इलाका शायद हो जाएगा जो इन तीनों का मोहताज रहेगा एक एक चीज के लिए। और हो सकता है इन तीन में से जो ज्यादा मदद करे, ये हो सकता है उसके ऊपर जा टिकेगा। एक खतरा दिखता है मुझको ऐसे। हालांकि मैं बिल्कुल भी इसका ना हिमायती हूं ना इसके खिलाफ हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट होकर बात सोच रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं, आपके दो सवालात हैं, मैं उन दोनों पे मुख्तसरन बात करूंगा। एक तो ये कि आपने जो राइट विंग फोर्सेस के राइज की बारे में बात की है, ट्रंप से लेके मोदी तक, तो उसमें सिंपली अगर आप सारे उस सिचुएशन पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका में जो बर्नी सैंडर्स के गिर्द एक राइज हो रहा था लेफ्ट का, उसमें बर्नी सैंडर्स ने बिट्रे किया, और वही सारा जो सारे लोग थे, उन्होंने रिएक्शन में, एस्टेब्लिशमेंट के रिएक्शन में राइट विंग को वोट दिया, चूंकि ट्रंप भी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक कर रहा था। इसी तरह से इंडिया में अगर आप मोदी के राइज को देखें तो मोदी के राइज की सबसे बुनियादी और बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस का फेलियर है, और उससे भी ज्यादा इंडियन जो लेफ्ट है वो कोई वे आउट नहीं दे पा रहे इस वक्त इंडियन वर्किंग क्लास को। और इस हवाले से इस तरह के फिनोमिना फ्यूचर में हमें और भी बहुत सारे ममालिक में नजर आएंगे, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जहां पे राइट की जानिब टिल्ट करेगी, उससे ज्यादा फोर्स के साथ ये लेफ्ट की जानिब भी जाएगी। और आखिर में कश्मीर के हवाले से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि पहली बात ये है कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान में ये सरमायादाराना रियासतें मौजूद हैं, कश्मीर को कोई दुनिया की ताकत आजाद ही नहीं करा सकती। और इसलिए ये आपका जो ये खदशा है कि कश्मीर आजाद होके पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, वो डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन कश्मीर आजाद ही नहीं होगा। कश्मीर की आजादी बराह रास्त जुड़ी हुई है इंडिया के और पाकिस्तान के मेहनतकश तबके की जो नजात की, उनकी जो सरमायादाराना इस्तेसाल से नजात की लड़ाई है उसके साथ। जब इंडिया का मेहनतकश तबका आजादी हासिल करेगा, वो उसी उसके साथ ही इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के आम गरीब लोग जो हैं वो आजादी हासिल कर सकते। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एक बेहतर कल देखें वहां पर, और हिंदुस्तान के लोग भी बेहतर कल देखें। हम या जी सिर्फ जी।